विनीत एक मशहूर बिजनेसमैन था, तो वहीं विनीत की बीवी नीतू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी जो हर समय अपने कामों में व्यस्त रहती। नीतू के लिए उसका काम ही उसका भगवान था। वो सबसे पहले अपने काम को देखती, उसके बाद अपना घर परिवार। ऐसे ही एक दिन नीतू, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना इस वीकेंड हम कहीं घूमने जाएं। तुम्हारी ऑफिस की भी छुट्टी रहेगी और मैंने भी बड़ी मुश्किल से समय निकाला है। विनीत, सोचा तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम तो जानते हो ना, मार्च क्लोजिंग चल रही है और इस समय कितना काम रहता है। हम फिर कभी बाहर चलेंगे। इतना बोलकर नीतू अपना लैपटॉप लेकर कमरे में चली जाती है और लैपटॉप खोलकर काम करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर विनीत को बहुत बुरा लगता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ नीतू विनीत को समय नहीं दे पाती, जिस वजह से विनीत खुद को अकेला महसूस करने लगता है। वैसे तो मैं एक मशहूर बिजनेसमैन हूँ, पर मुझसे ज्यादा बिजी तो मेरी वाइफ रहती है। क्या फायदा मेरे बिजनेसमैन होने का। कभी कभी तो सोचता हूँ सारे एम्प्लॉय को हटाकर खुद ही काम कर लूँ, पर ऐसा भी नहीं हो सकता। विनीत अकेले बैठकर अपना अकेलापन दूर करने की सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कमरे में उसकी नौकरानी शांति उसका खाना लेकर आती है। साहब, आप ना शांत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वैसे शांति तो मेरा नाम है, ये काम भी मेरा ही है, इसीलिए मायूसी छोड़कर खाना खा लीजिए। दोपहर के 2 बज गए हैं। हाँ शांति, सही कहा तुमने। खाने खा लेता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ऑफिस जाने पर थोड़ा ध्यान भटक जाता है। पर मालिक, आपको क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से आप बहुत ही ज्यादा बुझे बुझे से लग रहे हैं, जबकि बुझा बुझा तो मुझे होना चाहिए। आखिर अब तक मेरी शादी जो नहीं हुई। शांति की बातें सुनकर विनीत हंस पड़ता है और शांति वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विनीत अपनी बीवी नीतू को जलाने के लिए शांति से फ्लर्ट करने लगता है और उसके करीब जाने लगता है। वैसे शांति, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सच कहूँ तो मुझे लगता था कि नीतू से बेटर खाना कोई नहीं बना सकता, पर जब से तुम इस घर में आई हो और जब से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना चखा है, तब से मैं समझ गया कि नीतू तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। वो तो है मालिक, सब इसी तरह से मेरी तारीफ करते हैं। जरा हाथ तो दिखाओ अपने, जरा मैं भी तो देखूं। आखिर तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा जादू है कि खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। ये सब कुछ पास में बैठी नीतू देख रही होती है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और ये देखकर विनीत मन ही मन सोचता है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब और कैसे जलाऊं इसे कि ये मुझे अपना कुछ समय दे सके। अब विनीत नीतू को जलाने के लिए हर समय शांति को ढूंढता और नीतू के सामने उसकी तारीफ करता। विनीत के अटेंशन पाकर अब शांति भी विनीत के करीब आने लगती है और बहुत जल्द वो विनीत से प्यार कर बैठती है। ऐसे ही एक दिन, अरे यार चमेली, बताना आज क्या पहनूं? मैंने तुझे बताया था ना कि मैं मेरे मालिक को पसंद आने लगी हूँ, और तुझे पता है उनकी बीवी उनके सामने बैठी रहती है, फिर भी उनको ना मैं ही चाहिए होती हूँ। अब उनके सामने ना ऐसे गंदे कपड़े पहनकर जाना अच्छा नहीं लगता। बताना क्या पहनूं जिससे वो मुझे जल्दी से शादी कर लें। क्या शादी? तुम इतनी जल्दी शादी के सपने भी देखने लगी? अरे ये बड़े लोग हैं, दिल के साथ खेलना जानते हैं। और तुझे इतना यकीन कैसे है कि वो तुझसे प्यार करते हैं? और एक बात मत भूल कि हम नौकरानियां हैं। बड़े लोगों के घर में सिर्फ झाड़ू पोछा करने जाते हैं, न कि उनसे शादी रचाने। चुप कर तू। क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई अमीर आदमी अपनी नौकरानी से प्यार करे या शादी करे? और क्या फर्क पड़ता है अगर मालिक पहले से शादीशुदा हैं? मैंने ना उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। कल रात को ही उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। शांति सारी बात अपनी दोस्त को बताई रही होती है और ये सारी बात नीतू सुन लेती है। अब नीतू शांति का फोन लेकर तोड़ देती है और उसे धमकाते हुए उससे कहती है, ओह, तो नौकरानी मेरी सौतन बनने की कोशिश करे? क्यों रे, तुझे क्या लगा कि मेरा पति तुझ पर मरने लगा है? वो ये सब कुछ सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रहा है ताकि मैं उन्हें अपना समय दे सकूं, समझी तू? सही कहा मालकिन आपने। जब आपका पति आपको समय नहीं देगा ना, तो वो हम जैसी नौकरानी के ऊपर ही लट्टू होगा ना। वैसे भी उन्हें मैंने समय और प्यार दोनों दिया है, इसीलिए अब मैं उनसे शादी करके ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है। शांति नीतू को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब विनीत घर आता है तो सारी बात नीतू उसे बताती है। ये बात सुनकर अब विनीत भी दुविधा में पड़ जाता है। आखिर शांति मुझसे कैसे प्यार कर सकती है? वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए किया था।
और मैंने उसे कभी प्रपोज नहीं किया, वो बस अब मुझसे शादी करना चाहती है। पर क्यों, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानती, पर वो नौकरानी कभी मेरी सौतन नहीं बन सकती। वो नौकरानी तो क्या, कोई दूसरी लड़की भी तुम्हारी दूसरी पत्नी नहीं बन सकती। तुम्हारी बीवी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, उसे जाकर समझाओ। विनीत शांति को समझाने के लिए उसके पास जाता है और शांति इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी दोस्त की मालकिन को झूठ बोलकर घर बुला लेती है, जो कि लोगों को हिप्नोटाइज किया करती थी। अब उसकी मदद से शांति विनीत को हिप्नोटाइज कर लेती है और उससे शादी करके घर आ जाती है। देख लिया नीतू, कहा था ना मैंने कि विनीत अब मेरा है, मुझे उनसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनीत तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने मेरे पति के साथ? नीतू, कहा ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। विनीत जी को हिप्नोटाइज करके ना मैंने उनसे शादी कर ली। अब जैसे ही नीतू को शांति के चालाकियों का पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन विनीत भी होश में आ जाता है और उसे जब सच्चाई का पता चलता है तो वह सीधे अपने वकील से मिलता है, जिसके बाद विनीत अपनी दूसरी शादी को खारिज करवा देता है। हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर अब भी नीतू मेरी ही पत्नी है। जब तक पति पत्नी अलग नहीं हो जाते वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। कानून इसकी मंजूरी नहीं देता और मैं नीतू के साथ हूँ, इसलिए हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तुमने सुना नहीं विनीत ने क्या कहा? और एक बात और, मेरी कान खोलकर सुन लो। अपनी गंदी हरकतें सुधार लो, वरना आगे जाकर पछताना पड़ सकता है तुम्हें। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। और विनीत, तुमने मेरे प्यार और दिल के साथ खेला है। जब बीबी ने समय नहीं दिया तो नौकरानी के पास आ गए, और तुमने मेरे साथ जो किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से विनीत शांति से अपना पीछा छुड़ा लेता है, जिसके बाद फिर कभी वो नीतू के अलावा किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता और ना ही उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता। तो वहीं दूसरी ओर अब नीतू भी समझ जाती है कि अपने पति को समय देना कितना जरूरी है, इसलिए वो पूरी तरह से कोशिश करती और विनीत को अपना समय देती। नीलम को खाना बनाना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने मायके में तरह तरह के पकवान बनाया करती थी और वो चाहती थी कि वो अपने ससुराल में भी इसी तरह हमेशा कोई न कोई पकवान बनाती रहे। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, घर में मैदा और कुछ मसाले खत्म हो गए और आज मैं छोले भटूरे बनाने की सोच रही थी। अगर आप मैदा और मसाले मंगवा देती तो रात को मैं छोले भटूरे बना लेती। बहू, तेरी जुबान तो बड़ी चटोरी हो रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं तो सबके लिए बनाना चाहती हूँ। वैसे भी जब से मैं ससुराल आई हूँ मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं बनाया, हमेशा वही बनाया जो आपने कहा। अच्छा, तो तू मेरे होते हुए अपना राजपाट चलाना चाहती है, क्यों? माँ जी, आप तो बेकार में गुस्सा हो रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं छोले भटूरे ना बनाऊं तो कोई बात नहीं, पर फिर भी मसाले तो चाहिए ही ना। अच्छा ठीक है, जा यहाँ से। मैं अतुल को बोल दूंगी, आता हुआ शाम को वो मसाले भी ले आएगा। नीलम वहाँ से चली जाती है और तारा अपने कमरे में जाकर आराम से टीवी देखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम का कचौड़ियाँ खाने का बहुत मन करता है। कचौड़ी बनाने का सारा सामान घर में रखा हुआ था, इसलिए फटाफट नीलम कचौड़ियाँ बना लेती है और खाने की टेबल पर लगा देती है। खाने की टेबल पर कचौड़ियाँ देखकर नीलम की सास तारा का दिमाग गर्म हो जाता है। बहू, किससे पूछ कर तूने घर में कचौड़ियाँ बनाई है? तेरे माँ बाप ने तुझे दहेज में राशन नहीं दिया था, जो कि तू हमेशा रंग बिरंगे पकवान बनाती फिरती है। अरे ये मेरा घर है, मेरे घर में तुझे मेरे हिसाब से रहना होगा। माँ जी, मैंने कोई पकवान नहीं बनाया, ये कचौड़ी है, और कचौड़ी तो नॉर्मल चीज है, आप इतना क्यों भड़क रहे हो? तूने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा है, इसीलिए कह रही है ऐसा। मुझसे मुंह मत लगाना, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर बिना मुझसे पूछे तूने कुछ किया तो तेरी खैर नहीं। बेचारे नीलम को समझ नहीं आता कि आखिर उससे कौन सी गलती हुई थी जो तारा ने उसे इतना भला बुरा कहा। अब रात को जब अतुल घर आता है तो सारी बात नीलम अपने पति को बताती है, जिस पर अतुल अपनी बीवी से कहता है, नीलम तुम बेकार ही परेशान हो रही हो, और प्लीज यार, सास बहू के लफड़े तुम दोनों खुद ही सुलझाओ, इसमें मुझे मत घसीटो।
अगर मैं अपनी दुख तकलीफ आपको नहीं बताऊंगी अतुल जी तो फिर किसको बताऊंगी? ओ प्लीज यार सोने दो मुझे, मैं यहाँ तुम्हारे दुख तकलीफें सुनने नहीं बैठा हूँ। इतना बोलकर अतुल सो जाता है, पर ये सारी बात तारा चुपके से सुन लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, अच्छा तो कल की आई लड़की मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। बहू रानी तू मुझे जानती नहीं है, अब तेरा दाना पानी इस घर से उठ चुका है, क्योंकि अब मैं तुम दोनों पति पत्नी को अलग कर दूंगी और अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की से करवाऊंगी जो इस घर में मेरी कठपुतली बनकर रहेगी। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तारा नीलम की हर छोटी बड़ी गलती का बखेड़ा खड़ा कर देती है और अपनी बहू को अपने बेटे के हाथ से मार खिलवाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे शुगर है, फिर भी तूने इतनी मीठी चाय दी। कल भी तूने मुझे जबरदस्ती खीर खिला दी और मैंने भी खा ली ये सोचकर कि तूने बनाई है, स्वादिष्ट खीर बनी है कि कहीं तुझे बुरा न लग जाए, और फिर भी इतनी मीठी चाय आज देती। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? खीर मीठी चाय ये सब कुछ आप क्या कह रहे हो माँ जी? मैंने तो हमेशा की तरह आपकी चाय फीकी बनाई और कल तो मैंने खीर बनाई नहीं, तो आपने कहाँ से खा ली? देख रहा है अतुल बेटा कैसे तेरी बीवी मुझे झूठा बोल रही है। तेरी बीवी चाहती है कि तेरी माँ जल्दी से जल्दी मर जाए। मैंने अपने कानों से सुना था, अपने किसी दोस्त से कह रही थी कि मेरी सास को तो शुगर है, उन्हें तो मैं मीठा खिला खिला कर ही मारूंगी और उनसे अपना पीछा छुड़ाऊंगी। क्या नीलम तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानता हूँ और तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो? माँ जी झूठ बोल रही है। माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? बस बहुत हो गया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। माँ जी आप इतना झूठ क्यों कह रही है? वैसे भी आप हमेशा मुझे और अतुल जी से पिटवाती आई हो। आखिर मेरी क्या गलती है जो आप मेरे साथ इस तरह की हरकतें करती हो? अतुल जी आपकी माँ झूठ बोल रही है। खबरदार अगर मेरी माँ को झूठी कहा तो चलो निकलो इस घर से। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। इस तरह से अतुल नीलम को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। बेचारी नीलम के पास रहने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं होता और वो रोड पर भटकने लगती है। अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? मैं अपनी माँ के भी नहीं जा सकती। अगर वहाँ किसी को पता चल गया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। मेरी माँ मरे इससे अच्छा है कि मैं ही मर जाती हूँ। इतना बोलकर नीलम मरने के लिए एक ट्रक के सामने आ खड़ी होती है, पर ट्रक उसके पास आकर रुक जाता है और उसमें से शिव नाम का एक लड़का उतरता है जो नीलम से कहता है, नीलम ये सब कुछ क्या है? तुम मरना चाहती हो क्या? वो तो अच्छा हुआ कि ट्रक में मैं था, अगर कोई और होता तो तुम्हें कुचलकर चला जाता। शिव तुम? शिव को देखकर नीलम फूट फूट कर रोने लगती है और उसके गले लगकर उसे अपनी सारी कहानी बताती है, जिसके बाद शिव उसको हौसला देता है और उससे कहता है, नीलम तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मैं जानता हूँ तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मरने की जरूरत है। मेरा एक ट्रक खराब पड़ा है और तुम तो जानती हो ना कि तुम कितना अच्छा खाना बना लेती हो। क्यों ना तुम मेरे उस पुराने ट्रक में अपना छोटा सा ढाबा खोल लो। ट्रक का ढाबा? हाँ ट्रक में ढाबा। लोग तो ऑटो का ढाबा बना लेते हैं, मैं तो तुम्हें फिर भी ट्रक में ढाबा बनाने के लिए कह रहा हूँ। देखो बड़ा सिंपल है, ट्रक में तुम खाने की सारी चीजें बनाकर रखना और एक ट्रक को एक खाली जगह खड़ा कर देना। खाली जगह पर कुछ कुर्सी टेबल लगा देना, ग्राहक आएंगे और तुम ट्रक में से खाना निकाल कर उन्हें देती रहना। ये बहुत यूनिक है, मुझे पूरा यकीन है तुम अपने इस ट्रक ढाबे को बहुत अच्छा चला पाओगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शिव, मैं हार नहीं मान सकती। और वैसे भी मेरा तो बचपन से एक सपना था अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का। क्या हुआ अगर मेरी जेब अभी खाली है, अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल सकती तो क्या हुआ, मैं खुद का ट्रक का ढाबा खोलूंगी। है ना बहुत यूनिक आइडिया। अब तुम ट्रक में बैठो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर के बाहर ही मेरा खराब बेचारा पुराना ट्रक खड़ा है, वो भला किसी के काम तो आएगा। इस तरह से शिव नीलम की मदद करता है और नीलम शिव की मदद से अपना खुद का ट्रक ढाबा खोलती है और उसमें काफी मेहनत करती है और बहुत जल्द नीलम की मेहनत रंग भी ले आती है और उसका ढाबा चल पड़ता है। रमन अपनी माँ नीतू और बीबी आंचल के साथ ही खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां रमन के कंधों पर थी और रमन एक छोटी मोटी नौकरी करता था, जिस वजह से उसका घर सही तरीके से नहीं चल पा रहा था और यही समस्या रमन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसको परेशानियों में देख आंचल यानी रमन की पत्नी
रमन से बोलती है। रमन जी क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से बड़े ही परेशान हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। हाँ चल, परेशानी तो है क्योंकि मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर अब तक मेरे मालिक ने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। और अगर मेरी सैलरी इतनी ही कम रही तो आगे घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊं। ऊपर से मेरे शौक, मुझे उन्हें भी तो पूरा करना है। आप अपने मालिक से बात कर लीजिए, क्या पता वो आपकी सैलरी और बढ़ा दे। और अगर उन्होंने आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो आप कोई और काम देख लेना। अब मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। अब इसी तरह से रमन अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस का सारा काम करके घर आता है। उसके सारे शौक और ख्वाहिशें ऑफिस और घर के बीच दबकर मरती जा रही थी। अब अमन ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बीच में फंसकर रह जाता है। साथ ही उसके घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है। इन सबसे परेशान आकर एक दिन रमन अपने दोस्त अमित से कहता है। अमित भाई, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, तू कभी शादी मत करना, क्योंकि जब से मैंने शादी की है तब से मेरे घर और ऑफिस के बीच में बिल्कुल फंस चुका हूँ मैं। मेरे सारे शौक दबे जा रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा और खूब ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगा, लेकिन आज मैं 20-25 हजार की नौकरी कर रहा हूँ और ऊपर से अपना घर चला रहा हूँ। मेरे पास तो अब इतनी फुर्सत भी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर किसी दिन पार्टी कर सकूं। अरे भाई, तो फिर किसने तुझे कहा था गरीब लड़की से शादी करने के लिए? तू तो देखने में भी इतना स्मार्ट गुड लुकिंग है, तुझे तो किसी लड़की को फंसाना चाहिए था यार। अगर आज तू किसी अमीर लड़की से शादी करता तो आज तेरी मौज ही मौज होती। देख, तेरा भाई अमीर लड़की से शादी कर रहा है और बदले में तेरे भाई को दहेज में एक बंगलो, एक मर्सिडीज और बहुत सारा कैश मिल रहा है। मेरी तो निकल पड़ी बेटे अमीर लड़की से शादी करके। खैर, मैं चलता हूँ, मेरी किस्मत में तो आज भी रोना ही लिखा है और कल भी। इतना बोलकर रमन अपने घर जाता है, पर रमन के कानों में अब भी अमित की बातें गूंज रही होती है, जिसके बाद रमन मन ही मन सोचता है। अमित बोल तो बिल्कुल सही रहा है। मैंने बेकार ही आंचल जैसी गरीब लड़की से शादी करी। अगर मैंने भी किसी अमीर लड़की से शादी की होती तो आज मुझे गरीबी नहीं देखनी पड़ रही होती। इस तरह से रमन अपनी पहली शादी को कोसने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमन की मुलाकात कोमल नाम की एक अमीर लड़की से उसी के घर पर होती है। दरअसल कोमल रमन के मालिक की दोस्त की बेटी थी और रमन कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कोमल के पिता को देने के लिए उनके घर गया था। अब क्या था, रमन को देखते ही कोमल को उसके पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो अपना दिल रमन को दे बैठती है। वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी चेंज कर लेते हैं। फोन पर घंटों घंटों बातें भी करते हैं। वैसे मेरे पापा बता रहे थे कि तुम शादीशुदा हो और अपनी पहली बीवी से तुम्हारी कुछ खास बनती नहीं। वैसे क्या रीजन है जो तुम अपनी पहली बीवी को पसंद नहीं करते? कोमल यार, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। पर मेरी बीवी वो मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ और उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी थी। तुम नहीं जानती, पर मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है एक अमीर लड़के से। मैं ये सब कुछ जानता हूँ, पर मैं फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। अब तो बस मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे दुखों को समझ सके, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी को छोड़ सकूं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं भी। रमन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कोमल उसकी बातों में फंस जाती है और वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब रमन आंचल की अमीर सौतन को घर लेकर आता है, आंचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पति से कहती है, रमन जी, आज मेरा जन्मदिन था और मुझे लगा था कि हर बार की तरह आप मेरे लिए कोई बहुत अच्छा तोहफा लेकर आएंगे। पर ये क्या, आप मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे लिए मेरी अमीर सौतन लेकर आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा और ये अमीर सौतन क्यों ला कर दी? रमन जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, वो खुद तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। पर आंचल को देखकर तो लग रहा है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो, और वो किसी अमीर लड़की को नहीं फंसा रही बल्कि तुमने मुझे फंसाया क्योंकि मैं अमीर हूँ। हाँ रमन, तू ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने क्या सोचकर मेरी बहू के होते हुए इस अमीर सौतन को इस घर में ले आया? तुझे क्या लगा कि हम इस लड़की को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए,
पर मैंने ये सब कुछ हमारे लिए किया, हम सबके लिए किया। मेरी गरीबी, मेरी लाचारी की वजह से आंचल और माँ आप खुश नहीं थे। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। और कोमल, तुम भी तो मुझसे प्यार करने लगी थी और मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हें तुम्हारा प्यार दे दूं और अपने लिए खुशियां खरीद लूं। क्या मतलब है तुम्हारा रमन? कोमल, मैं आज भी अपनी पहली बीवी आंचल से ही प्यार करता हूँ और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए मैं अपनी आंचल के लिए अमीर सौतन लेकर आया। मैंने तुमसे शादी करी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हारा दिल ना दुखाऊं और अपने सारे सपने भी पूरे कर लूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा। कभी भी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। रमन की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और कोमल उससे तलाक ले लेती है। पर बदले में कोमल उसे अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देती है ताकि आंचल को फिर कभी रमन के हाथों धोखा ना मिले और रमन के भी सारे शौक पूरे हो सके। इस तरह से कोमल उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और फिर कभी किसी बार भी दोबारा वापस नहीं आती। इस तरह से अब आंचल उसके साथ तो रहती लेकिन उसको कभी माफ नहीं करती और पछतावे में रमन जिंदगी भर चलता रहता कि उसके अमीर होने की लालच की वजह से 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई।